हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका और आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 3 के नेक्स्ट पार्ट पर। हमने ऑलरेडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर चुके हैं हम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर चुके हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में आपका है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस आप सबको मालूम है, इट इज़ द प्रोसेस by the primary male and female sex organ to produce male and female gametes known as gametogenesis। अब आप सबको मालूम है कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं तो मेल गैमेट्स को क्या बोलते हैं? स्पर्म्स, और फीमेल गैमेट्स को ओवम, राइट। ये आपका मेल गैमेट है और ये आपका फीमेल गैमेट है। सो अब बेसिकली हम इन दोनों की ही बात करने वाले हैं। स्पर्म के बाद जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे वो है स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल की जो हम पढ़ेंगे उसको बोलते हैं oogenesis। दैट मीन्स अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स टू प्रोड्यूस मेच्योर स्पर्म सेल्स। अगर हम oogenesis की बात करें तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द इमेच्योर फीमेल सेल्स प्रोड्यूस टू फॉर्म ओवम और मेच्योर सेल। ठीक है, सो फर्स्ट हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। ये आप डायग्राम देख रहे हो। स्पर्मेटोजेनेसिस कुछ नहीं है, आपको मालूम है इमेच्योर जर्म सेल से जब स्पर्म बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तो उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। लेकिन इसमें कुछ स्टेप्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, आप देखो इसमें स्पर्मेटोगोनियम, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। उसके बाद आपके जब यहाँ पे डिवीजन होता है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मिलते हैं, फिर आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मिलते हैं, उसके बाद स्पर्मेटिड्स मिलते हैं, एंड देन फाइनली आपके पास मेच्योर स्पर्म सेल्स आ जाते हैं। अब इसका एक प्रोसेस है, ये किस तरीके से चलता है। सबसे पहले जो आपके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, इट बिगिन विद प्यूबर्टी। ठीक है, अब जो फर्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूं, हम नेक्स्ट पेज को देख लेते हैं कि कैसे स्टार्ट होता है। आपके पास स्पर्मेटोगोनिया है। सबसे पहले क्या होता है, द स्पर्मेटोगोनिया इट मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन टू इंक्रीज द नंबर। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज हेप्लॉइड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम्स। फिर नेक्स्ट जो आपका आता है, इसमें जो कुछ हमारे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं उसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी बोलते हैं। So some spermatogonia called as primary spermatocytes periodically undergo meiotic division to form two haploid cells, which is called as secondary spermatocytes, and it contains 23 क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, दे प्रोड्यूस टू फॉर्म 4 हेप्लॉइड सेल्स आफ्टर दे अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन एंड दे आर कॉल्ड एज स्पर्मेटिड्स। दे ऑल्सो कंटेन 23 क्रोमोसोम्स। उसके बाद जब स्पर्मेटिड्स आपको मिल गए, देन दी स्पर्मेटिड्स अंडरगो स्पर्मियोजेनेसिस टू फॉर्म स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स। देन दी स्पर्म हेड्स are embedded in the Sertoli cells and finally they are released from the seminiferous tubule by the process of spermiation। ये प्रोसेस है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आपके पास स्पर्मेटोगोनिया है, मल्टीप्लाई हुए माइटोटिक डिवीजन से 1 2 3 4। जब यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हुआ तो आपके पास ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, और दे कंटेन 46 क्रोमोसोम, दे आर हेप्लॉइड। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हुआ, जब आपके पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आए, देन अगेन इट अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 2 हेप्लॉइड सेल्स। अब आपके पास 2 हेप्लॉइड सेल्स है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। राइट, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अगेन प्रोड्यूस टू फॉर्म 4 हेप्लॉइड सेल्स। ये 2 देगा और ये 2 देगा,
सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद दे कंटेन 23 क्रोमोसोम्स। अब इस स्टेज पे जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। इसके बाद जो बनता है ना वो आपके स्पर्म्स बनते हैं, और स्पर्म्स आपको मालूम है कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है। ये इसके बाद ये आपके स्पर्म्स बन गए। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसमें दो चीज़ें आ गई। पहला तो था आपका स्पर्मियोजेनेसिस, दूसरा जो आपका आया वो आया स्पर्मिएशन। इसमें क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस मीन्स द प्रोसेस इन विच द इमेच्योर स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस टू फॉर्म स्पर्म सेल्स और स्पर्मेटोजोआ। उसके बाद स्पर्मिएशन क्या है? इन विच स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज बाय द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये आपकी प्रोसेस थी स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो इस प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। दैट मीन्स हॉर्मोन्स विच इफेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस दे आर गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। अब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है? इट इज़ अ हार्मोन सिक्रीटेड बाय अ हाइपोथैलेमस। ये वो हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। इट्स लेवल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एट प्यूबर्टी, ठीक है। अब दो तरीके के और गोनेडोट्रोफिन्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं टू हार्मोन्स। एक तो है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? दे एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स। ये आपके सर्टोली सेल्स पर एक्ट करते हैं। They act on Sertoli cells which stimulate the release of some factors that help in the process of spermatogenesis, right? Next है आपका luteinizing hormone. ये they act on Leydig cells. This hormone act on the Leydig cell which stimulate the synthesis and secretion of androgen which in turn stimulate the process of spermatogenesis. So ये थे आपके hormones affecting spermatogenesis. Next जो आपका topic है वो है structure of sperm. It consists of 4 parts. ये आप देख रहे हो, head, neck, middle piece और tail। 4 पार्ट से ये पूरा स्ट्रक्चर आपका बना है, ठीक है। अब अगर हम हेड की बात करें, एक है यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इट एक्चुअली कवर्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। एंड जो हेड पोर्शन होता है इट कंटेन एन हैप्लॉइड न्यूक्लियस। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर है हेड में आपका जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। अब एक्रोसोम क्या है? It is a structure filled with digestive enzymes that help in dissolving the membrane of egg cell and help in the fertilization of the ovum, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका है मिडल पीस। दे हैव, ये आप देख रहे हो, न्यूमरस स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया that produce energy for the movement of tail, and this is important for the motility of sperm also, which help in the fertilization process or which is essential for fertilization. तो middle piece आपका ये है। उसके बाद एक और टर्म है इसमें सीमेन। उससे पहले आप समझो, जब इजैक्यूलेशन होता है, so during ejaculation 200 to 300 million sperms are released and at least 60% of them they should have normal shape and size and at least 40% of them should have vigorous motility. अब जो मैंने सीमन की बात करी तो ये एक मिल्की वाइट ऑर्गेनिक फ्लूइड है which are released by the penis during ejaculation. So semen is a milky white organic fluid released by the penis during ejaculation. It consists of the sperms and the fluids secreted by the accessory glands and ducts.
नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, जो आपके टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स है, दैट इज एंड्रोजन्स, राइट। सो एंड्रोजन्स इट मेंटेन द फंक्शन ऑफ ऑल द मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। सो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनरली एग्जाम में स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म आपका क्वेश्चन में आ जाता है, जिसमें आपको पॉइंट्स के साथ साथ आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्पर्म का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करो। चलो एक काम करते हैं, एक अटेम्प्ट करते हैं स्ट्रक्चर बनाने का स्पर्म का। बहुत सिंपल है, इजी है, बट देखते हैं कितना आपको समझ में आता है। ये आपका अंदर वाला, इसमें आपका बहुत सारा न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, राइट। उसके बाद एक और लेयर बनाते हैं, इसके ऊपर जो होता है वो आपका एक्रोसोम होता है, ये आपके न्यूक्लियस है, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है। ये आपकी नेक हो गई, ये आपका मिडल पीस हो गया, ठीक है। ये आपका एक्रोसोम। उसके बाद आपको मालूम है कि मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, राइट। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद आपकी टेल आ गई। सिंपल। सो ये आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर है, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आई रिक्वेस्ट यू कि बिना डायग्राम के आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं अब। नेक्स्ट है आपका oogenesis. Oogenesis means the process by which immature female cells produce to form ovum और oogonia. अब इसमें अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं, the oogonia form primary oocytes. आपके पास oogonia है, सबसे पहले प्राइमरी oocyte बनता है। अच्छा, एक बार स्टेप्स बता देती हूँ, फिर उसके बाद वन बाय वन स्टेप को हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका है oogonia फ्रॉम प्राइमरी oocytes. The oogonia start the process of meiosis and get arrested at the stage of प्रोफेस 1. आपका मियोसिस हुआ, प्रोफेस 1 बना, ठीक है। अब क्या होता है कि ईच प्राइमरी oocytes गेट सराउंडेड बाय द ग्रेनुलोसा सेल्स, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। जितने भी प्राइमरी oocytes होते हैं वो आपके सराउंडेड होते हैं एक ग्रेनुलोसा सेल से, जिसको हम प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, a large number of primary follicles get degenerated between birth and puberty. There are only about 60 to 80,000 primary follicles. अब जो ये primary follicles जो remaining बचते हैं आपके degenerate होने के बाद, they again get surrounded by a more layer of granulosa cells as well as a थीका लेयर। थीका से और ग्रेनुलोसा सेल से लेयर्ड होते हैं आपके प्राइमरी फॉलिकल्स, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। अब सेकेंडरी फॉलिकल जो होते हैं, दे गिव राइज टू टर्शरी फॉलिकल, एंड टर्शरी फॉलिकल्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी विच इज कॉल्ड एज एंट्रम। नाउ जो हमने थीका की बात की थी कि जो आपके प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं रिमेनिंग, वो फर्दर बहुत सारी ग्रेनुलोसा लेयर से सराउंडेड होते हैं और थीका से। अब जो वो थीका होता है, इट इज़ एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 फॉर्म्स। पहली फॉर्म है आपकी इनर थीका इंटरना, और दूसरी है आपकी आउटर थीका एक्सटर्ना। अब जो प्राइमरी oocytes होता है, दे ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट दी मियोटिक डिवीजन। आपका मियोटिक डिवीजन खत्म हुआ, उसके बाद ये क्या करता है, इट गिव्स 2 बॉडीज। एक होता है लार्ज और एक होता है छोटा सा। छोटे वाले को हम बोलते हैं पोलर बॉडी,
फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये जो हुआ आपका, ये हुआ सेकेंडरी oocytes। ठीक है, अब आपके पास प्राइमरी के बाद सेकेंडरी oocytes आपको मिल गया। फिर फर्दर मियोटिक डिवीजन होता है। जब फर्दर मियोटिक डिवीजन होता है तो हमें एक फाइनल मेच्योर ओवम मिलता है और साथ में सेकेंड पोलर बॉडी मिलती है हमें। सो ये इस तरीके के साथ होता है। एक और डायग्राम है इसमें, ये देखो, जब प्राइमरी फॉलिकल बनता है उसके बाद ये बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल से सराउंड होता है। ठीक है, उसके बाद वो सेकेंडरी फॉलिकल आपका बनाता है, और सेकेंडरी फॉलिकल के बाद वो टर्शरी फॉलिकल बनाता है, विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी विच इज़ कॉल्ड एज एंट्रम। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसको हम एंट्रम बोलते हैं। एंट्रम के बाद फर्दर जब ये दोबारा से सराउंडेड होता है बहुत सारी सेल से, तो ये आपका बनाता है ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल के बाद जब आपका मियोटिक डिवीजन हुआ तो फाइनली आपको मैच्योर ओवम मिल जाता है। सो इस तरीके से ये oogenesis की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब आपके पास ये स्ट्रक्चर था, प्राइमरी oocytes मिले। ठीक है, जब मियोटिक डिवीजन हुआ, इसका अगर मैं बात करूं तो आपके पास एक सेकेंडरी oocyte मिला और एक आपके पास पोलर बॉडी मिली। ठीक है, जब फर्दर मियोटिक डिवीजन हुआ तो अगेन आपके पास यहाँ पे ये आपको ओवम मिला, फाइनल मैच्योर ओवम, और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी मिली। तो इस तरीके से oogenesis की प्रोसेस होती है। फर्स्ट आपका oogonia, देन आपको प्राइमरी oocytes, जब माइटोटिक डिवीजन हुआ, डिफ्रेंसिएशन हुआ, प्राइमरी oocyte मिला, उसके बाद आपको सेकेंडरी oocytes मिलते हैं। किसके बाद? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद। फिर सेकेंडरी oocytes के बाद जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ तो आपको क्या मिलता है? ओवम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं oogenesis। देखो यहीं पे देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? सेम होता है। आपके पास स्पर्मेटोगोनिया होता है। जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मिलता है ना। उसके बाद जब माइटोटिक डिवीजन हुआ, फिर आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो आपको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलता है। उसके बाद जब आपका सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है तो आपको स्पर्मेटिड्स मिलते हैं, है ना। और फिर स्पर्मेटिड्स जब इट अंडरगो स्पर्म यूजेनेसिस तो फाइनली आपके पास मैच्योर स्पर्म सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था स्पर्मेटोजेनेसिस और ये था आपका oogenesis। तो यहाँ पे आपका एक टॉपिक खत्म हुआ, गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग।